आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं अनवारुल हुदा। पैंडेमिक में और फिर कोविड को लेकर करके मामले या हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। पॉजिटिव केसेस अभी भी आ रहे हैं। हाँ, नॉर्मलाइज ये पूरा पैंडेमिक जरूर हो गया है, लोग इसके आदी जरूर हो गए हैं। लेकिन इस तमाम स्ट्रेस के बीच में अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन को लेकर करके बातचीत वैक्सीन को लेकर करके बातचीत शुरू हो गई है। और उसमें और उसके बाद वाद विवाद जो है उसको लेकर करके बातचीत शुरू हो गई है, लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। तो एक जो है वो उम्मीद की किरण कह लें, या फिर एक भरोसा कह सकते हैं लोगों के बीच में कि चलो 2020 तो निकल गया, पर 2021 में उनकी जो जान है और इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए एटलीस्ट उनके पास में वैक्सीन होगा। लेकिन इस पूरे बातचीत के बीच में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो अनक्लियर है। बहुत सारी बातें पे और ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है, जैसे कि एक्चुअली में कितने वैक्सीन अभी ट्रायल में चल रहे हैं, कितने अप्रूव्ड हुए हैं, वैक्सीन के स्टेटस क्या है, वैक्सीन को लेकर के भी बहुत ज्यादा वैक्सीन अगर आप ले भी लेते हैं तो उसके बाद भी क्या कुछ संभावना रहेगी। उन सब चीजों को लेकर के बातचीत करने के लिए आज जो है हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर जी जुड़ी हुई हैं, और वो हमारे जो कुछ सवाल हैं स्पेशली वैक्सीन को लेकर के उस पर वो क्लैरिफिकेशन देंगी, उस पर और वो एक्सप्लेन से समझाएंगी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनीषा बांगर आपका। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो एक्चुअली में ये डिस्कशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा हमारे दर्शकों की तरफ से भी आ रही थी कि इस पे उनको और ज्यादा जानकारी चाहिए थी। हमने लगातार इस पे जो है वो सीरीज चलाया, अवेयरनेस सीरीज, और किस तरीके का प्रिकॉशन उनको लेना है। और जब वो पूरा मामला अपने जोर पे था तो हम लगातार लोगों के बीच में जाकर के उनको बताते रहे थे। बट अभी फिर वापस से वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी बातें शुरू हो गई है, तो हमने आपको रिक्वेस्ट करा और इस सेशन के लिए आमंत्रित किया है। तो पहला सवाल जो है मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी जो है वैक्सीन का क्या स्टेटस है? आप पूरे दुनिया में पूछ रहे हैं कि भारत में? भारत में वैक्सीन का क्या स्टेटस है भारत में? हाँ, तो ये भारत का सबसे पहले केसेस का स्टेटस मैं आपको बताऊंगी कि अभी केसेस 1 करोड़ पार कर गई हैं और मौतें डेथ्स जो हैं 1,45,000 केसेस की डेथ हो गई है और बाकी फिर ऑलमोस्ट 90 लाख्स रिकवरी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये भारत पूरे दुनिया में अमेरिका के बाद में दूसरे पोजीशन में है, जो कि ये बात का आकलन हमारे लोगों को नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। और यही एक वजह है कि कोरोना को अभी भी बहुत लाइटली लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सितंबर में जो एक पीक गया था केसेस का 50,000 पर दिन के हिसाब से ज़्यादा, वह पीक अभी कम हो गया है। कुछ 26-25 हजार का आंकड़ा 19 तारीख को कल का आया है पर डे का, तो उसमें कमी आई है। इसके अलावा जो अवेयरनेस है वो बड़ी है, लेकिन फिर भी केसेस हो रहे हैं और जो बुजुर्ग है जिनको क्रॉनिक कंडीशंस है वह अभी भी भर्ती होके पैसा खर्च हो रहा है और लोगों की मौतें भी हो रही है। तो ये बात ध्यान में देना चाहिए कि कोरोना इज वेरी मच हियर एंड इट्स कॉजिंग डेथ्स एंड इट इज कॉजिंग हैवक एंड इट इज कॉजिंग लॉस ऑफ livelihoods as well as loss of lives. तो ये बात को ध्यान में रखना है। अभी जहाँ तक वैक्सीन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, बहुत आतुर है वैक्सीन कब आएगी और कब वो ले पाएंगे और कब इस जंजाल से छूटेंगे। यह जो लगातार मास्क पहन के घूमना है, जो आमदनी पे इतनी रोक आई है, लोगों के कारोबार स्थगित हो गए हैं, कुछ भी नॉर्मल अभी तक नहीं आया है, तो जायज़ है कि बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार है।
दूसरी ओर सरकार भी अपने तरफ से प्रयत्न कर रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द उसको मार्केट में लाया जाए। अब वैक्सीन आने के पहले आपको पता ही होगा कि बहुत सारे उसके पैमाने होते हैं, बहुत सारे रिक्विजिट्स होते हैं जो कि पूरे करने होते हैं। उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें होती है कि वो वैक्सीन कितनी सेफ है, और दूसरी एफिकेशियस कितनी। एफिकेशियस मतलब उसको कोरोना प्रिवेंट करने में उसकी कितनी ताकत है वो वैक्सीन की। क्या वो आसानी से दी जा सकती है, कितनी महंगी है, ये भारत में खासकर मायने रखता है। और उसको ऑलमोस्ट 130 करोड़ लोगों को पूरी तरह से किस तरह से कवर किया जाएगा, ये कुछ मुद्दे सामने आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बन रही है कि नहीं, और अगर बन रही है तो वो किस स्टेज पर है, पहली वो बात। लेकिन इसके पहले भी मैं दुनिया में जो वैक्सीन डेवलप हो रही है उनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी, क्योंकि भारत में जो वैक्सीन आएंगी वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में जनरेट की गई, इंडिजिनियसली बनाई गई वैक्सीन ही अवेलेबल होंगी। उसके अलावा भी कई वैक्सीन अवेलेबल होंगी, क्योंकि ओपन मार्केट है और इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर कवर करना है तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। इतने कम समय में इतने डोजेस डेवलप नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर किए भी जाएंगे तो उसको समय ज्यादा लगेगा फिर 130 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि चाइना ने साइनोफार्म और साइनोवैक नाम की 2 वैक्सीन निर्माण की, और वह सबसे पहले निर्माण उन्होंने की, और अभी वह मिडिल ईस्ट कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उन्होंने मार्केट भी किया और लोगों को देना भी शुरू किया है। चाइना की खुद पॉपुलेशन को उन्होंने साइनोवैक, साइनोफार्म दिया है। उनके हिसाब से उसकी एफिकेसी और सेफ्टी दोनों अच्छी है, और 30,000 से ज्यादा लोगों में वह की गई है, उनका कहना है। यूएई, दुबई में अभी लोगों को वह वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक भी मिल रही है। जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड का सवाल है तो वहां पर फाइजर की वैक्सीन डेवलप की गई अमेरिका में, और फाइजर की वैक्सीन यूके में भी डेवलप की गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ये डेवलप की गई, और उसके अलावा अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन जो है वह भी डेवलप की गई। अब इसमें से जो एस्ट्राजेनेका, जाइडस एस्ट्राजेनेका नाम की जो वैक्सीन है वह अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसको जनवरी या फरवरी में वो अवेलेबल हो जाएगी अमेरिका और यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में। आप देखेंगे कि ये सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल हो रही है वैक्सीन से बनाई जा रही है, वह यूरोपियन कंट्रीज के लिए अवेलेबल होंगी और पूरे दुनिया भर के लिए। लेकिन लोग अपने कंट्री से वो डोजेस बुक कर रहे हैं, और जायज है कि जहां जिस कंट्री में वो डेवलप की जा रही है वैक्सीन, वहां के लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो फिलहाल इस वक्त में वहां पर मॉडर्ना वैक्सीन जो है वह अमेरिका में फाइजर बायोएनटेक नाम की वैक्सीन, फाइजर कंपनी है फार्मास्यूटिकल, बायोएनटेक दूसरी कंपनी, इन दोनों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है, और वह ऑलरेडी अमेरिका में लोगों को देना शुरू हो गया है। उसी तरह से मॉडर्ना वैक्सीन को भी देना शुरू हो गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें वैक्सीन देने में सवाल आता है कि क्या वैक्सीन का डेवलपमेंट और डोजेस इतने डेवलप हो गए, क्या सब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सबको मिलना शुरू हो जाएगा? क्या इतनी डोजेस हमने डेवलप कर लिए अमेरिका में वहां के लोगों के लिए? तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नाम का एक चीज होता है, वह कंपनीज अपने गवर्नमेंट्स को इल्तिजा करती है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रही है पर डे में भी। तो उन कंपनीज को और लोगों को ये तत्कालिक तरह से अवेलेबल हो, इसके लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन किया जाता है, और गवर्नमेंट जायजा लेकर, स्थिति का जायजा लेकर वह अलाउ करती है। इंडिया में भी कुछ कंपनीज ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA का उन्होंने कंसेंट मांगा है गवर्नमेंट से, तो वो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल में मॉडर्ना वैक्सीन जो है और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन अमेरिका में इस वक्त में दी जा रही है, वो शुरू हो गई है। यूके में भी दी जा रही है।
दूसरी जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन है, वह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से लेकर फरवरी में तक आने की संभावना है। तो ये स्थिति है वहाँ की। इसके अलावा जो स्पुतनिक वैक्सीन है, रशिया के साथ इंडिया की कंपनी है रेड्डीज लैब, उन्होंने मिलकर, और भी अन्य कंपनियां हैं अलग अलग दुनिया की, उन्होंने मिलकर बनाई है स्पुतनिक वैक्सीन। वह भी अवेलेबल है और वह दी जा रही है, लेकिन इंडिया में अभी तक वो आई नहीं है। और जेनेलिया नाम की कंपनियां हैं जो स्पुतनिक रशियन फेडरेशन, फार्मा फेडरेशन के साथ में उन्होंने बना के तैयार की है। रशियन पीपल को ये दी गई है, लेकिन यहाँ पर वह अवेलेबल नहीं है। तो सवाल आता है कि भारत में क्या अवेलेबल है और भारत में क्या हो रहा है, भारत में कब अवेलेबल होगा। तो भारत में संभावना इस तरह से है, दो संभावनाएं। एक तो कि जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं वह वैक्सीन भारत के लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। उसमें सबसे जो आगे में है और जो रेस में आगे है वो है भारत बायोटेक और ICMR के साथ बनाई गई के कोलैबोरेशन में बनाई गई कोवैक्सीन। उसको इनिशियली 375 पीपल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, उसके थ्रू से वैक्सीन को जाना होता है। और अगर उसमें वो कारगर पाई गई तभी वो लोगों को दी जा सकती है, वरना आशंकाएं लोगों के मन में बनी रहती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कोवैक्सीन वैक्सीन 375 फेज 1 ट्रायल पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो गई है, उसमें साइड इफेक्ट्स लोगों को नहीं आए, या जो भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट आए वो वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते हैं, मतलब वैक्सीन के वजह से नहीं थे। इसके बाद अभी वह फेज 2 ट्रायल होते हैं। हाँ, तो फेज 2 ट्रायल जो है और फेज 3 ट्रायल की शुरुआत हो गई है और अभी फेज 3 ट्रायल 26,000 लोगों में टेस्ट की जाएगी कोवैक्सीन वैक्सीन, और वो 22 साइट्स में की जाएगी। मतलब 22 साइट्स में 1,000 पेशेंट्स लेंगे और फिर कहीं 1,500 2,000 इस तरह से पेशेंट लेकर 26,000 का आंकड़ा, 26,000 लोगों में वो जब पता टेस्ट की जाएगी कि कोई कितनी एफिकेशियस है, कितनी उसकी इफेक्टिविटी है, एंटीबॉडीज हुई कि नहीं, उसकी प्रतिक्रियात्मक शक्ति कितनी है, ये सब देखने के बाद में फिर वो मार्केट में आएगी। तो आशा ये की जा रही है कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में या जनवरी का पूरा महीना होके फरवरी में आ सकती है। ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर में भारत में जो बनाई गई वैक्सीन है वह अवेलेबल होगी। इसके अलावा ऑलमोस्ट 20 वैक्सीन है जो भारत में अलग अलग स्टेजेस में क्रिएट की जा रही है, तो वो इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसके अलावा कोवाशील्ड वैक्सीन है। कोवाशील्ड वह वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने मिलकर उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो यूके की कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करके कोवाशील्ड वैक्सीन ये की है। वो इसलिए जरूरी होता है कि यूके की कंपनी ने तो उसको डेवलप किया है, लेकिन उन्होंने टेस्ट भी उनके लोगों के ऊपर किया है और वह भारतीयों के ऊपर यूज करने के पहले भारतीयों के ऊपर वह टेस्ट की जाएगी और वो फेजेस में वहाँ का वो वैक्सीन, वहाँ कोवाशील्ड वैक्सीन फिलहाल इस वक्त है। स्पुतनिक वैक्सीन भी इस वक्त उस स्टेज में है कि रेड्डी लैब्स भारतीय लोगों के ऊपर उसको टेस्ट करके फिर उसको मार्केट में लाएंगे। तो इस तरह से जाइडस कोवा वैक्सीन, जेनोवा वैक्सीन, माइनेक वैक्सीन और मैं आपको एक दो बताती हूँ, ये सारी वैक्सीन भारत में क्रिएट की जा रही है। आप देखेंगे कि ये बहुत हर्ष की बात है कि हैदराबाद एक तरीके से वैक्सीन हब हो गया है और इसमें से लगभग इस वक्त 5 वैक्सीन भारत में हैदराबाद में इस वक्त बहुत आगे की स्टेज पर आ गए हैं। इसके अलावा जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है वहाँ पर जाइडस कैडिला की जाइकोविडी वैक्सीन और फिर जेनोवा वैक्सीन, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई के साथ में जो एक वैक्सीन डेवलप की गई है वह। अब ये जो भारत में वैक्सीन डेवलप की गई है और अमेरिका और यूके में की गई है, इसमें थोड़ा फर्क है। एक तो यह है कि हमको उतने डोजेस अवेलेबल करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके साथ कोलैबोरेट करके, और वो थोड़ी महंगी होंगी। एफिकेसी में शायद
फर्क ना हो, क्योंकि फेज 1 ट्रायल्स में इंडिया के इसमें भी 92% से 95% एफिकेसी पाई गई है। बाकी जितनी भी वैक्सीन मार्केट में है वो उनकी भी एफिकेसी 95% तक उन्होंने रिपोर्ट की गई है। लेकिन जो यूके में वैक्सीन हुई है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में कोवाशील्ड नाम से यहाँ पर आएगी, उसका जो वो थोड़ा उसके साथ दिक्कत ये है कि उसकी जो एफिकेसी है वह अच्छी तो है, लेकिन -70 डिग्रीज में उसको स्टोर करना पड़ता है। तो वो यूके में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर वो शायद मुमकिन ना हो। और तो उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज टेम्परेचर है, ये भी बहुत मायने रखता है। और इसीलिए जो माइनेक्स वैक्सीन आ रही है, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन आ रही है, कोवैक्सीन वैक्सीन नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में सही रह रही है। दूसरी जाइडस कोविड वैक्सीन है, वह उसको ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में भी वह एफिकेशियस रह रही है, इट इज इफेक्टिव। तो ये सारी चीजें आ रही है। इसके अलावा तो नेचुरली इंडिया के लिए कौन सी मायने अच्छी वैक्सीन होगी, जो कि इंडिया के लोगों के ऊपर टेस्ट की गई है और जिसका टेम्परेचर जो मेंटेनेंस है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, वो बहुत लो ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फ्रिज टेम्परेचर में सही रहे, तो हम उसको उसकी एफिकेसी मेंटेन कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि उसकी प्राइस कम हो। तो ये तीनों चीजें हैं वह ये करेगा। जहां तक भारत के लोगों के लिए जो वैक्सीन मुझे लगता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि एनीवेयर बिटवीन फरवरी से लेके फर्स्ट क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर तब तक वैक्सीन आने का पूरी तरह से मार्केट में 3-4 वैक्सीन आने का अंदेशा है। और पूरे पॉपुलेशन को अगर कवर करना है तो लगभग 1 साल लग जाएगा। तो इसके लिए प्रायोरिटाइज किया है वैक्सीन किन को मिलनी चाहिए। तो निसंदेह हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको सबसे पहले मिलेगी, अमेरिका में मिल रही है। वैसा ही स्ट्रैटिफिकेशन और वैसा ही प्रायोरिटाइजेशन इंडिया में होगा, जिस तरह से एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ, पुलिसमैन, जो आर्म सर्विसेज है, वह जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उनका नेक्स्ट इन चांस होगा। और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन एट रिस्क है, जैसे कि बुजुर्ग, जैसे कि एल्डरली पीपल, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, तो जो लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज है और यंग है, वह सबसे लास्ट प्रायोरिटी होंगे। उसके अलावा बाकी के लोग हाई प्रायोरिटी होंगे। जी, ये इफेक्टिव, जब भी हम ये वैक्सीन और उसकी इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो भारत में एक नाम जो काफी सामने आ रहा है फाइजर का, और उसको लेकर करके काफी कुछ बात हो रही है कि काफी एडवांस स्टेज में है और वो बहुत ही जल्दी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने कुछ दावा हो रहे हैं उसको लेकर के, उस पे आपका क्या कमेंट है कि वो कितना एक्चुअली में इफेक्टिव होगा लोगों के लिए? फाइजर का जो है वह तो उन्होंने फाइजर का जो इंडिजीनियसली अभी यहाँ पर नहीं बन रहा है। फाइजर का जो बना है यूके के साथ सबसे पहले डेवलप हुई है। अभी वो डेवलप वैक्सीन को हमारे अलग अलग कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करके वह बनाएंगे भी, और साथ में वहाँ की जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसको टेस्ट भी करेंगे। तो अभी जो फाइजर का है वह वहाँ पे जो डेवलप हुई है वो तो कंप्लीशन में है, उनके तो फेज 3 ट्रायल्स हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जो है अभी उनके फेज 3 ट्रायल्स नहीं हुए हैं। जी, तो वो अगला चीज ये कि लोगों के मन में काफी कुछ सवाल है, जैसे कि मान लीजिए एक बार वैक्सीन आ जाती है मार्केट में, जो कि हम उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष के मार्च अप्रैल और जून तक में जो वो अवेलेबल हो जाए लोगों के लिए। लेकिन एक जो सवाल लोगों के इसमें मन में आ रहा है कि वैक्सीन अगर रेडी हो जाएगा तो ये काम किस तरीके से करेगा। मतलब अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो क्या वो फिर से उनको चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या वो पूरी तरीके से इम्यून हो जाएंगे, क्या इसका कोई हेल्थ रिस्क होगा। बहुत तरीके की इसके अराउंड बातें हो रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैक्सीन जो है वो 2 डोजेज में दी जाएगी। अभी भी 2 डोजेज में दी जा रही है, और पहले के बाद में ऑलमोस्ट 50-60% इम्यूनिटी है, और सेकेंड डोज के बाद में 95% इम्यूनिटी रिपोर्ट। तो उसकी एफिकेसी तो लगभग सभी वैक्सीन की अच्छी आ रही है।
जितनी भी डेवलप हुई है। और मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ भारत की वैक्सीन के सिलसिले के बारे में होगा। और जो फर्स्ट ट्रायल्स जो हुए थे, फेज 1 ट्रायल्स 375% पेशेंट्स में, उनके इसमें भी एफिकेसी अच्छी पाई गई। दूसरी बात यह है कि वह उसको देने के बाद में ऑलमोस्ट 1 घंटा ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एनालिफिक अटैक नहीं है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वह होना। तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करना होगा, वह फैसिलिटी डेवलप करनी होगी कि पेशेंट्स उतने 1 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रह पाए। उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसके लिए मोबिलाइजेशन भी चाहिए होगा हेल्थ सर्विसेज का। वह दूसरी बात है। उसके बाद में डिलेड साइड इफेक्ट्स तो नज़र अभी तक नहीं आए, लेकिन फिर भी उसके लिए सतर्क गवर्नमेंट, जो भी फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उनको वो रहना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू ऑथराइज वेरियस सेंटर्स। फिर वो वही बात आएगी कि जिस तरह से टेस्टिंग के बारे में हुआ था कि पहले टेस्टिंग गवर्नमेंट सेंटर्स में हो रहे थे, फिर उन्होंने प्राइवेट सेंटर्स को भी ऑथराइज किया। तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वैक्सीन के लिए भी उस तरह से डेवलप किया जाए। एंड यहाँ पर भारत में जो है कोई वैक्सीन मैंडेटरी नहीं की गई है, वॉलंटरी की गई है। तो जब वॉलंटरी की गई है तब वहाँ पर यह आता है कि उसकी जो वैक्सीन लिटरेसी है, उसके बारे में जो एजुकेशन है, उसके अवेयरनेस है वैक्सीन के बारे में, वह लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन टेस्टिंग के बारे में और वैक्सीन को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनो, हाथ धो, 2 गज दूरी मेंटेन करो, अलग अलग तेरे सोशल मीडिया के ज़रिए से और पॉपुलर मीडिया के ज़रिए से, डॉक्टर्स लोगों के ज़रिए से किया गया। जैसे हमने भी अपने चैनल से, अलग अलग चैनल से हमने भी अपने सीरीज़ निकाले और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने बहुत बड़े पैमाने में की, तो लोगों में अवेयरनेस आई है। और उसी चीज़ को, और इसमें मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाता रहा, तो ये बात भी है कि इन्फॉर्मेशन भी लोगों को देता रहा और लोगों तक वो जानकारी पहुंचती रही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उनकी जिम्मेवारी है कि लोगों तक सही जानकारी जाए। अब गवर्नमेंट भी अगर जानकारी फैलाने की कोशिश करती है तो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने वाले भी लोग बहुत होते हैं। तो उसके साथ साथ ये जानकारी भी जाना चाहिए लोगों के इसमें कि फेक न्यूज़ कैसे डिटेक्ट की जाए और अधिकृत जानकारी किसको समझी जाए और फेक न्यूज़ कैसे डिटेक्ट जाए, इसकी भी लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो फिर सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चैनल है लोगों तक और दूर दराज तक वैक्सीन के बारे में जो मन में डाउट्स है, मिसकंसेप्शंस है, वह दूर करने के लिए। आप देखेंगे कि अक्सर जो है कम्युनिटीज़ में जो जहाँ पर एजुकेशन का स्तर कम होता है, उनमें हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में एक अलग चीज़ है, भारत में चाहे एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, साइंस और साइंटिफिक नॉलेज के लिए जो एक उदासीनता जनरली पाई जाती है और अनधिकृत घरेलू चीज़ों के लिए जो उसका टेस्टिंग नहीं हुआ होता है और अनसॉलिसिटेड और अनएजुकेटेड लोगों की तरफ से जो एडवाइस आती है, अनक्वालिफाइड, उसके ऊपर भी भरोसा ज़्यादा किया जाता है भारत में। तो ये थोड़ा एक चैलेंज होगा अगर मिसकंसेप्शंस फैलते हैं तो, या फैलाए जाते हैं तो। लेकिन हमको इस जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है और जो हेल्थ फ्रेटर्निटी है, हेल्थ सेक्टर फ्रेटर्निटी है, वो उसके बारे में थोड़ा उनको अपबीट भी है और आशा भी है कि ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि भारत में चाहे पोलियो वैक्सीन हो, चाहे और तमाम वैक्सीन्स है जितनी की छुटपन में दी जाती है, चिल्ड्रन को दी जाती है, मिजेला, MMR वैक्सीन, BCG वैक्सीन है। तो जो पुअर वर्ग है, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वर्ग है, उन लोगों में भी एजुकेशन का स्तर कम है, लेकिन उनको इतना मालूम होता है कि टीका लगाने से ये बीमारी से दूर रहा जा सकता है। और यहाँ की जनता ने, भारत की जनता ने इस चीज को देखा है कि कोरोना की वजह से कितनी हाहाकार, कितनी त्राही त्राही मची है, कितना नुकसान हुआ है। और यह उनको पहले के जो उनके एक्सपीरियंसेस है, पोलियो वैक्सीन, MMR वैक्सीन, टीका, BCG वैक्सीन की, उनको इतना मालूम है कि बच्चे को टीका लगाने से वह पूरी जिंदगी भर उसको पोलियो नहीं होगा और हेल्दी वो जिएगा। और तो टीका के लिए लोगों के मन में अभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड है
और इस पॉजिटिव एटीट्यूड को एक्सप्लॉइट करके हम उसको कोरोना वैक्सीन के लिए यूज कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। और मुझे भी आशा है कि ये टीका, क्योंकि जैसे ही लोगों को बताया जाए कि ये बीसीजी की तरह से इफेक्टिव है, या एमएमआर वैक्सीन के छुटपन में जो टीका लगाते हैं, एक कोरोना वैक्सीन और बाकी की वैक्सीन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि बाकी की जो वैक्सीन थी वो छोटे बच्चों को लगाई जाती थी, और कोरोना जो है बच्चों को छोड़ के अडल्ट लोगों को में लगाई जाने वाली है। तो अडल्ट लोगों को वो जानकारी और मिसकंसेप्शंस उनके हटाने के ज्यादा जरूरी है। बच्चों के बारे में वो अवेयर रहते हैं कि बच्चे को टीका लगाना बहुत जरूरी है। वह एक तरह से हमारे मन मस्तिष्क में हेल्थ के लिए कल्चरलाइज हो गया है, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठा है। लेकिन यह कोरोना वैक्सीन के लिए भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। हाँ, कवरेज करना, बहुत बड़े पॉपुलेशन को पूरी तरह से कवर करना और उनको प्रोटेक्ट करना, यह एक चैलेंज हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डोजेस एक चैलेंज हो सकता है, ये तमाम होते हैं। लेकिन हेजिटेंसी फॉर वैक्सीन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ा चैलेंज होगा, और उस चैलेंज को हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए से हम उसको ये किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारा अभी भी दुविधा है कि एक छोटा सा वाकया बड़े तरह से बड़ा करके बताया जाता है। अब अभी कोई दुनिया में कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है कि जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन साइड इफेक्ट्स के लिए सीरियस साइड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स एंड सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स, एई और SEAE, ऐसे दो चीजें होते हैं। तो कोरोना वैक्सीन के इसमें SE और SAE दोनों भी नहीं पाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स और अधिकृत चैनल्स जो है उसमें से जानकारी लेने की जरूरत है। तो वह भी वैक्सीन जो लिटरेसी है और वैक्सीन लेने के लिए जो हिचकिचाहट है वह दूर होती जाएगी। जी, हमारे पास में एक सवाल आया है। शिवा हादी लिख रही हैं कि इज दिस वैक्सीन गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल, इफ नॉट हु विल बियर सच कॉस्ट? बिकॉज ये एक कंसर्न भी है हमारे लोगों के बीच में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो टेस्ट होगा वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके फौरन बाद पूरा एक विवाद शुरू हो गया और फिर उलट पुलट होने लगा, फिर मामला वो कोर्ट में पहुंचा और फिर दूसरे बयान आए। तो टेस्ट करवाने में भी बहुत आनाकानी हुआ, गवर्नमेंट रेडी नहीं रही है। और इस गवर्नमेंट का तो खैर एक एटीट्यूड ही रहा है कि अगेंस्ट द पीपल, उनको काम करने का एक एटीट्यूड रहा है। लेकिन जब ये वैक्सीन आएगा तो इस वैक्सीन का कॉस्ट कितना होगा, कौन बियर करेगा, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सवाल है। लेकिन एक कॉस्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है लोगों का। तो मुझे लगता है कॉस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो अमेरिका की वैक्सीन है वह जो आ रही है वो $2000 $20, तो लगभग 2000 ऑड रुपीज में आ रही है। और इंडिजिनियसली जो डेवलप होंगी वह और भी कम इसमें अवेलेबल होंगी लोगों को। तो 500, 400, 500 के रेंज में हो सकती है। और जैसे जैसे डोजेस और ज़्यादा कंपनीज आएंगी और ज़्यादा कंपनीज मार्केट में होंगी, अगर 20 की 20 कंपनीज अगर मार्केट में होती इंडिजीनियस और 4-5 कंपनीज बाहर की आती है, बाहर की वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा और यह सारा कुछ रेगुलेटेड रहेगा। तो उसकी जो कॉस्ट है, डेफिनेटली हमने देखा है कोई भी ड्रग जब नया आता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट एज इट गेट्स डाइवर्सिफाइड एंड मेनी मोर पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग इट, देन द कॉस्ट डिक्रीजेस। तो यह भी कोरोना वैक्सीन के साथ होने के लिए मुमकिन है। और मुझे जहां तक लगता है कि वो वैक्सीन इस स्टेज में जब आएगी तो 250 to 500 की रेंज में होगी वैक्सीन। अब 250 to 500 जो ये है वैक्सीन का ये है, यह जो कॉस्ट है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है फॉर एन एवरेज इंडियन ऑल्सो, क्योंकि द अमाउंट ऑफ उससे जो नुकसान होता है वो इन्फेक्शन के वजह से, अगर वो 4 दिन की दवाइयां भी लेते हैं नॉर्मल फ्लू के लिए, तो लगभग 500 से ज्यादा 1000 रुपये का मिनिमम एंटीबायोटिक्स ही हो जाता है। तो लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर न रहते हुए वह कोशिश करनी चाहिए कि वह वैक्सीन जितना हो सके वॉलंटरीली उसको ले लें। दूसरी बात है, हाँ, वह अब उस तबके के अगर बारे में बात करते हैं जो माइग्रेंट लेबर्स है, दिहाड़ी मजदूर है,
जो असेंशियल सर्विसेज में हैं, तो जितने भी असेंशियल सर्विसेज में हैं, गवर्नमेंट ने उनको उनके चैनल्स के जरिए उनके लिए तो अवेलेबल करके ही देनी चाहिए वैक्सीन, और या बहुत ही सब्सिडाइज करके देनी चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट सेंटर्स में टेस्ट भी सब्सिडाइज्ड है, कोरोना टेस्ट भी, जो बाहर रेट है जो गवर्नमेंट सेंटर्स में है वो कम है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है, आज आप उसको अगर लेने जाते हैं, हेप बी वैक्सीन लेने जाते हैं, एनीवेयर बिटवीन 100 रुपीज टू 500 रुपीज इसका कॉस्ट रेंज है। अब 100 रुपीज की वैक्सीन और आप लेते हैं 2 डोजेस 1 मंथ अपार्ट, और एंड द अमाउंट ऑफ द मेजर डिजीज, सीरियस इलनेस जो आप प्रिवेंट करते हैं, उसका कॉस्ट और एडवांटेज एनालिसिस कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जितना नुकसान कोरोना की वजह से हो सकता है आमदनी के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, अगर कोई बीमार पड़ जाता है और मास्क सारे जो उसका पैराफेर्नालिया है उसको, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वैक्सीन का कॉस्ट तो बहुत ही कम है, और उसको ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा सकता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि वो कोलैबोरेट करे और लोगों को अवेलेबल करवाए, वैक्सीनेशन कैंप्स करवाए, इस तरह से, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और अन्य वैक्सीन के लिए हुआ है। अब गवर्नमेंट क्या है, HIV की तरह या जो नेशनल प्रोग्राम बना के उसको पूरी तरह से अवेलेबल कराएगी क्या, वो तो इट जस्ट हैज टू सी, बिकॉज इट हैज टू बी इंक्लूडेड इनटू अ नेशनल प्रोग्राम। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी होने की संभावना है। जी, ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है अभी तक, और इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर करके आई है। और ये सेशन खत्म होने से पहले एक जो अहम सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, और वो ये है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा? बिकॉज अब जो है वो 1 साल के करीब से मास्क लगा रहे हैं, और इतना कंफर्टेबल नहीं होता है मास्क लगाना हर समय। तो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं, तो इस पे क्या है आपकी राय? हाँ, बिल्कुल मास्क लगाना ही पड़ेगा, उसको नहीं बाजू कर सकते। बिकॉज आप जब वैक्सीन लगाते हैं तो आप देखिए, वायरस क्या है, वायरस एक जीव है, और वो क्या ढूंढ रहा है, वो ह्यूमन बॉडी ढूंढ रहा है कि जहां वो जाए और वहां पर वो मल्टीप्लाई हो और फिर अगले ह्यूमन को इन्फेक्ट करे। वायरस इसकी जद्दोजहद चलती रहती है, और जब हम किसी को वैक्सीनेट करते हैं तो उसमें इम्यूनिटी करके वायरस को वहीं रोक देते हैं, और मतलब वो व्यक्ति से अब दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यह जो चेन को रोकने की बात है, जब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें कवर हो जाती है, तभी हम उसकी चेन को रोकने के लिए कामयाब होते हैं। बहुत कम लोगों को में वो चेन रुक जाए और बाकी वो इन्फेक्टिव ही रहे, तो वह चेन रुक नहीं सकती, अब वो ट्रांसमिट करते ही रहेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये मालूम हुआ कि बच्चों में इन्फेक्शन होने के बावजूद वो सिम्टम्स नहीं आते, उनको पता भी नहीं चलता, लोगों को भी नहीं पता चलता कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो वायरस स्प्रेड करते होते हैं, वो कैरियर होते हैं वायरस के, और लोगों को स्प्रेड करते होते। कई लोग असिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी वो वायरस उनके जरिए स्प्रेड होते रहता है। तो यह पूरी तरह से ये पैंडेमिक है, इट इज नॉट ए एपिडेमिक। ये लोकल एपिडेमिक नहीं है कि वहां के लोगों को कंट्रोल कर दिया तो वह रुक जाएगा। ये कैरियर स्टेट को और उसका स्प्रेड रोकने के लिए वह मास्क पहनना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोविड जो 19 है, कोरोना वायरस के और भी अन्य कई स्ट्रेन्स मौजूद है। कल ही ब्रिटेन से फिर से एक नए स्ट्रेन की खबर आई है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस ज्यादा हुए हैं। कोरोना वायरस म्यूटेटिंग वायरस है, बहुत जल्दी तब्दीलियां उसमें होती रहती है। मोस्टली अनुमान ये है कि कोविड की जो वैक्सीन है ये 2-3 और स्ट्रेन को कवर करेगी, लेकिन हो सकता है कि ना भी करे। यू नेवर नो, कि जब तक वो स्ट्रेन टेस्ट ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मास्क तो लगाना पड़ेगा, और जो 3 चीजें जो हम लोग करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और सैनिटाइज करते रहना और सारी एहतियात बरतना,
ये सब तो करते ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जिनको कोविड हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, तो कोविड जिनको हो चुका है, क्या उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो ये है कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उन्होंने भी वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी 2 या 3 महीने रहती है। उसके बाद में इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल्स कम होते हैं और वह व्यक्ति दोबारा उसको कोविड होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जिनको कोविड इन्फेक्शन हो भी चुका है उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए, और कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद भी मास्क और अन्य चीज़ों का जो है वह वो सारा कुछ ऑब्जर्व करते रहना है। जी, क्योंकि ये भी है कि अभी तक जो है, जो मास्क है वो हमारे एक अटायर का भी हिस्सा बन चुका है। जिस तरीके से अदर जो है हमारे हम कपड़े जिस तरीके से पहनते हैं उसमें एक मास्क का इंक्लूजन हो गया, और वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इंक्लूजन नहीं है। तो पर बहरहाल जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, और अभी तक कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, सो मास्क पहने रहें और जितने भी सारे गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते रहें। और अभी तक वैक्सीन जो है वो ट्रायल में है, और उम्मीद है कि वो जल्द ही लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और ये ट्रायल फर्स्ट फेज ट्रायल हो गए, सेकेंड फेज हो गए, थर्ड फेज ट्रायल में इंडिया से, इंडिया के इसमें इंडिया से वह उपलब्ध होने के लिए जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और अगर हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जो कि कोलैबोरेशन में इंपोर्ट करके हमारे पॉपुलेशन के ऊपर टेस्टिंग की गई है, तो उसकी अवेलेबिलिटी होना जनवरी में भी मुमकिन है। और वह अलग अलग रेगुलेटरी टेस्ट के थ्रू जाते हुए उम्मीद यह है कि जनवरी फरवरी में वैक्सीन वो अवेलेबल होगी इंडिया में, और वह वॉलंटरीली अवेलेबल होगी कि आप लीजिए और वह आप अपने नियर एंड डियर वंस को और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। ये है मतलब आज के ये इसके हमारी चर्चा का सार है, या एक कंक्लूडिंग रिमार्क में देना चाहती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। हम आगे और भी आपके साथ में इस तरीके की चर्चाएं जारी रखेंगे, ताकि जो कुछ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं और जो कुछ भी चल रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। आप पर ये बहुत जरूरी है कि मास्क बिल्कुल अभी उससे तौबा ना करें, मास्क अभी भी इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रिकॉशन सजेस्ट किए गए हैं उसका वो पालन करें और अपना ध्यान रखें, और बिल्कुल सेफ रहने की जरूरत है। भले ही अब ये थोड़ा सा हम कैजुअल हो गए हैं, इसको लेकर करके एटीट्यूड दिखने लगा है, लेकिन वायरस अभी भी उतना ही डेडली है जितना मार्च और फरवरी में था। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज, और मेरे साथ आज जुड़ी थी डॉक्टर मनीषा बांगर। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।